अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एथिकल हैकिंग बेसिक्स ऑन उर्दू आईटी अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम अपने मॉड्यूल नंबर 4 जो कि सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, बट उससे पहले जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, व्हाट इज़ काली लिनक्स? काली लिनक्स इज़ अ Debian बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स एंड इज़ अ ह्यूज एंड मैसिव कलेक्शन ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स। और काली लिनक्स से पहले जो इसका वर्जन आता था हम उसको बैकट्रैक कहते थे एंड इज़ मेंटेन्ड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो काली लिनक्स को तकरीबन इंस्टॉल करने में हमें 1 घंटा लग सकता है और इट डिपेंड्स अपॉन द रैम एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दैट यू हैव। और सेकेंडली अपडेट एंड अपग्रेड करने में ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स लगते हैं एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। तो जो स्पेक्स मैं प्रेफर करता हूँ फॉर स्मूथ रन, 2 लॉजिकल प्रोसेसर्स, 3 GB ऑफ रैम एंड 80 GB हार्ड ड्राइव ऑन अ वर्चुअल मशीन। बट मुझे अच्छे तरीके से याद है, आज से तकरीबन 10 साल पहले जब बैक ट्रैक आती थी तो मैं जो VM बनाता था उसकी स्पेक्स Pentium 4 के ऊपर 256 MB रैम और 20 GB हार्ड ड्राइव होती थी। तो दिस इज़ प्रिटी ओल्ड। और जो है मेरा ख्याल है कि एक तरफ मैं ये खोल लेता हूँ और VMware वर्क स्टेशन पे आ जाता हूँ। एक नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए मैं आऊँगा, न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए विज़र्ट पे आ जाऊँगा, विज़र्ट फॉलो करूँगा। और आई रिमेंबर कि हमने ये जो है अपने लेक्चर नंबर 4 में भी करा था कि एक वर्चुअल मशीन को किस तरह से बनाया जा सकता है। और लिनक्स उबंटू 64 नेक्स्ट, और इसको पाथ में डी में दूंगा, पेंटेस्ट लैब। काली लिनक्स नेक्स्ट, 80 GB हार्ड ड्राइव और रैम ऑलमोस्ट 3 GB 3072 MB जो कि बनेगा। प्रोसेसर्स, 2 प्रोसेसर मैं इसको दूंगा। और नेटवर्क में इसको VMnet 14 दूंगा क्योंकि मैंने अपना जो वायरलेस एडोप्टर है VMnet 14 के ऊपर ब्रिज करा हुआ है। आप लोग अपनी जो नेटवर्क की स्पेसिफिकेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, उस हिसाब से करेगा। मैं ये प्रेफर करूँगा कि ब्रिज मोड पे मेरा ख्याल है आप लोग कर लें, बट मेरा वायरलेस का जो ब्रिज है वो VMnet 14 पे, तो मैं VMnet 14 सेलेक्ट करूँगा, क्लोज और फिनिश करूँगा। अब मेरी वर्चुअल मशीन रेडी है पावर ऑन होने के लिए। मैं इस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन कर दूँगा। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम जो काली लिनक्स रन करी थी वो हमने लाइव मोड में रन करी थी यहाँ से जाके, लेकिन आज के लेक्चर में मैं ग्राफिकल इंस्टॉल करूँगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। विज़ार्ड में इंग्लिश लैंग्वेज, कंट्री, अदर, एशिया, पाकिस्तान, US, अमेरिकन इंग्लिश। अच्छा जी, इसको चलने दें और मीनवाइल मैं आ जाता हूँ आप लोग को पावर पॉइंट पे लेके। तो खैर ये मेरी काली की स्पेक्स हो गई और काली को मैंने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है और तकरीबन मुझे 30 to 40 मिनट्स लगेंगे इसको इंस्टॉल करने में। तो होस्ट नेम UITA, कंटिन्यू, डोमेन नहीं है कुछ भी अभी। ओके जी, पासवर्ड मैं इसको दे देता हूँ। अच्छा, अब इस पे जो मैं पार्टीशनिंग करूँगा वो मैं सिंपल पार्टीशनिंग करूँगा जो कि गाइडेड यूज एंटायर डिस्क और ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन। आप लोग अगर एक्सपर्ट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो आप लोग की मर्ज़ी, आप अलग अलग जो हैं डायरेक्टरीज को अलग पार्टीशन में रख सकते हैं। राइट चेंज टू डिस्क, कंटिन्यू, और पार्टीशन फॉर्मेटिंग के बाद फाइनली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और हो भी गई। ठीक हो गया। तो
बात कर लेते हैं कुछ टूल्स के ऊपर जहाँ हमारी साइट पे इंस्टॉलेशन चलती रहेगी। हम अब कुछ टूल्स पे बात कर लेते हैं कि मैंने जो पेन टेस्टिंग में आप लोगों को फेजेस पढ़ाए थे वो तकरीबन 5 to 6 फेजेस पढ़ाए थे, जिसमें फर्स्ट फेज जो होता था वो आपका इंटरेक्शन का होता था, जिसके अंदर ऑफिशियल मीटअप्स होते थे और स्कोप वगैरह डिफाइन होता था। देन जो पेन टेस्टिंग होती थी वो पेनिट्रेशन टेस्टर्स के हाथों में आ जाती थी कि फिर वो रिकॉनेसेंस करता था, स्कैनिंग एनुमरेशन होता था, एक्सप्लॉयटेशन या गेनिंग एक्सेस का फेज आ जाता है, देन पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड रिपोर्टिंग होती है। तो रिकॉनेसेंस में मैं टूल्स के ऊपर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। रिकॉनेसेंस करने के लिए हम जो टूल्स यूज़ करेंगे तो उसमें से कुछ वेब सोर्सेज हैं जो कि मैं आप लोग को यूज़ करके दिखाऊंगा। और यू गेट सिग्नल है, डीएनएस डम्पस्टर है, हुइज है, archive.org है। देन इसके साथ कुछ टूल्स हैं, रिकॉन एनजी रिकॉनेसेंस के लिए इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टूल। एंड देन नेट डिस्कवर और एंग्री आईपी स्कैनर। ये हमने लास्ट पेन टेस्ट क्विक पेन टेस्ट लैब जो करी थी उसमें मैंने यूज़ करके भी दिखाया था कि नेट डिस्कवर किस तरह से यूज़ होता है। नेट डिस्कवर और एंग्री आईपी स्कैनर का पर्पस हमारे नेटवर्क पे जो अलाइव होस्ट हैं उनको स्कैन करना और डिस्कवर करना होता है। फिर गूगल डॉक्स के ऊपर भी एक बात करूँगा, आज के लेक्चर में शायद नहीं, मे बी अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में, और फिर सब लिस्टर के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली मेरा एक ये प्लान है कि हम एक जो है मैं एक पेन टेस्टिंग के लिए एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट बनाऊंगा जिसके अंदर ऑलमोस्ट 4 to 5 वीएम्स चल रही होंगी, डोमेन कंट्रोलर भी होगा, वेब सर्वर भी होगा, लिनक्स की मशीन भी होगी। तो उसको हम पूरा प्रॉपर पेन टेस्टिंग के फेज में से गुजर के रिकॉन करेंगे, स्कैनिंग एन्यूमरेशन करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड देन रिपोर्टिंग भी करेंगे। तो उनमें ये टूल्स मैं एक एक करके जो टूल्स मैंने अभी तक नहीं बताए उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो है पेन टेस्टिंग का जो सेकंड एक फेज कहलाता है वो स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन है। तो इसमें हम nmap यूज़ करेंगे, मेटास्प्लॉइट का ऑक्सिलरी मॉड्यूल यूज़ करेंगे और नीसेस यूज़ करेंगे। नेसेस एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है और ये भी मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में दिखा दिया था कि किस तरह से करते हैं। बट डोंट वरी, हम इसको प्रॉपरली फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप के डिप्लॉयमेंट नेसेस की किस तरह से होती है वो भी करेंगे अपनी, मेरा ख्याल है कि अगली क्लास में या अपने कमिंग लेक्चर्स में। ठीक हो गया। तो एक्सप्लॉयटेशन या गेनिंग एक्सेस के लिए हम nmap, मेटास्प्लॉइट, हाइड्रा और एयरक्रैक इन 4 टूल्स को यूज़ करेंगे। इन टूल्स के अलावा भी टूल्स हो सकते हैं, मुझे जो टूल्स अभी तक याद थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। तो nmap जो है बेसिकली बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार nmap एक्सप्लॉयटेशन का टूल तो नहीं है, nmap स्कैनिंग या एनुमरेशन का टूल है या रिकॉनेसेंस का टूल है। nmap से हम एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकते हैं। nmap इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। इसके थ्रू हम एक्सेस भी गेन कर सकते हैं। एक्सेस कैसे गेन कर सकते हैं? हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। nmap का एक बहुत पावरफुल स्क्रिप्टिंग इंजन आता है, तो उसमें कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिसको आप यूज़ करते हुए एक्सेस भी गेन कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक, एफटीपी ब्रूट फोर्सिंग और एसएमबी ब्रूट फोर्स, डेटाबेस ब्रूट फोर्स, मतलब बहुत मैसिव ह्यूज लाइब्रेरी है nmap की स्क्रिप्टिंग इंजन की। तो nmap हम इस एक्सप्लॉयटेशन में यूज़ कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट मोस्टली हम यूज़ करेंगे, हाइड्रा यूज़ करेंगे, हाइड्रा इज़ ऑल्सो अ ब्रूट फोर्सिंग टूल। और फिर एयर क्रैक यूज़ करेंगे, एयर क्रैक और इसके जो सेट ऑफ टूल्स होते हैं फॉर वायरलेस पेनिट्रेशन। एंड देन फिर हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ऑब्वियसली ऐसा कोई टूल्स यूज़ नहीं होते, बट पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हम जो है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस जो कि हमने ड्यूरिंग द पेन टेस्ट एक्टिविटी हमने शायद मॉडिफाई कर दी, उसको रिवर्ट करते हैं टू देयर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। अपने एक्सप्लॉयटेबल टूल्स जो होते हैं या कोई बैकडोर हमने अगर सिस्टम में अगर रखा हुआ तो उसको रिमूव करते हैं। एंड देन लास्टली हम एक रिपोर्ट इशू करते हैं। रिपोर्ट पे भी हम बात करेंगे, हमारा मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर जो होगा उसमें हम एक सिंपल सी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि कॉर्पोरेट रिपोर्ट किस तरह से दिखनी चाहिए एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्टिविटी की। तो जनाबे वाला ये तो हो गए टूल्स के ऊपर बात। और बेसिकली मैंने यहाँ पे ये कोशिश करी है कि हम कौन से फेज़ में कौन सा टूल यूज़ करेंगे, ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। फेज़ वाइज टूल्स को कैटेगराइज करा है। ठीक हो गया। तो अगली चीज़ ये कि जो लोग मेरा कोर्स इस वाले सॉफ्टवेयर के लिए देख रहे हैं कि जो है सोहेब साहब जो हैं वो फेसबुक हैकर या व्हाट्सएप हैकर टाइप का कोई सॉफ्टवेयर देंगे या कोई ऐसा टूल देंगे, तो ऐसा कोई टूल नहीं होता। अगर आप इसलिए सिर्फ ये कोर्स देख रहे हैं कि किसी लेक्चर में ये वाला टूल आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आना काफ़ी लोगों के स्टार्ट हो गए हैं कि सर इस तरह का कोई टूल है तो बताएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं पहले भी अपने सोशल इंजीनियरिंग के लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये सिर्फ जो है ना स्पैम होता है,
ये इनफैक्ट उन लोगों को सोशल इंजीनियर किया जा रहा होता है इन टूल्स के थ्रू, ऐसी वीडियोस बना के ये टूल्स अपलोड कर देना जो इन टूल्स के क्रेजी होते हैं, जो ये टूल्स ढूंढ रहे होते हैं कि यार किसी तरह ऐसा टूल मिल जाए कि बस यूज़र नेम दें, एक क्लिक करें और पासवर्ड आ जाए। तो इन टूल्स के पीछे ना भागें। और बात कर लेते हैं थोड़ी nmap के ऊपर। तो nmap basically is also called network mapper, and nmap is open source tool and is used for network discovery and security auditing. तो nmap is one of my favorite tool और is very powerful tool for reconnaissance, scanning and exploitation. इसके दो वर्जन्स आते हैं, एक GUI बेस्ड भी आता है और एक CLI बेस्ड भी आता है। मैं शायद कभी CLI यूज़ कर रहा हूँ या कभी GUI वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली GUI वर्जन में होता ये है कि थोड़ी आसानी हो जाती है और काफ़ी मतलब मैनेजमेंट उसकी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है कंपैरेटिवली CLI के। और बाकी जो है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एवेट फायरवॉल्स। फायरवॉल्स किस तरह से अवेड होते हैं वो भी हम देखेंगे, उस पर भी मैं बात करूँगा। और nmap की जो मुझे सबसे एक और जो अच्छी बात लगती है इसका स्क्रिप्टिंग इंजन। इट हैज़ अ वेरी मच पावरफुल स्क्रिप्टिंग इंजन। और काली लिनक्स के अंदर nmap बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप लोग कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें जैसे कि विंडोज़ है या उबंटू है तो उसके अंदर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। और बाकी nmap इज़ अ काइंड ऑफ टूल कि आप इसको डिस्कवर करते रहें, इसके स्क्रिप्टिंग इंजन को आप पढ़ते रहें, यूज़ करते रहें, सर्च करते रहें, आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो nmap के कुछ फ्लैग्स के ऊपर बात कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम एक चीज़ हम कहते हैं थ्री वे हैंडशेक, TCP थ्री वे हैंडशेक। और मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों को पता होगा, जो लोग नेटवर्किंग के कोर्स से होते हुए आ रहे हैं, CCNA ICND1 ICND2 से होते हुए आ रहे हैं, उनको थ्री वे हैंडशेक का पता होगा। और अगर नहीं पता तो आप लोग जाके पहले थ्री वे हैंडशेक पढ़ लें, नेटवर्किंग का पूरा कोर्स ही पढ़ लें, फ़ायदा होगा। तो थ्री वे हैंडशेक बेसिकली क्या होता है कि जिसमें क्लाइंट और सर्वर के इन बिटवीन जब भी कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट होती है तो एक हैंडशेक होता है जिसको हम थ्री वे हैंडशेक कहते हैं। उसके अंदर क्लाइंट सर्वर को सिन की रिक्वेस्ट भेजता है, सिन कहते हैं सिंक्रोनाइज को। और उसके सिन की रिक्वेस्ट भेज के बेसिकली क्लाइंट सर्वर को ये कहता है कि मैं आई वांट टू टॉक टू यू, मैं एक सेशन स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्ड करता है उस सिंध की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट के, ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट भेजता है और सिंक्रोनाइज का फ्लैग वापस सेट करके भेजता है। और फिर क्लाइंट जो है वो एक्नॉलेजमेंट की रिक्वेस्ट भेजता है। तो जब ये तीनों स्टेप्स हो जाते हैं तो थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है और एक सक्सेसफुल जो है TCP का जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है इसके बाद। तो ये मस्ट है किसी भी TCP कम्युनिकेशन से पहले। तो इसमें जो सिन की बिट होती है, सिन एक्नॉलेजमेंट की बिट होती है और एक्नॉलेजमेंट की बिट होती है। तो nmap बेसिकली क्या करता है कि स्कैनिंग टेक्निक्स डिफरेंट अप्लाई करता है जिसमें वो इन बिट्स को मैनिपुलेट करता है। बिट्स को कैसे मैनिपुलेट करता है कि मतलब अगर वो सिर्फ स्टेल्थ स्कैन कर रहा होगा तो स्टेल्थ स्कैन में वो सिंक्रोनाइज की बिट को सेट करके भेजता है। सिन बिट जिसे हम कहते हैं, सिन बिट का फ्लैग वन कर देगा और इसको सर्वर तक भेजेगा पर्टिकुलर पोर्ट पे। अगर पोर्ट अप होगी तो सर्वर जो है वो सिन और सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है जी मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद जो है क्लाइंट जो है वो कनेक्शन रीसेट की रिक्वेस्ट भेज देगा कि जी मुझे नहीं करना, मैंने गलती से कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दी थी। तो इसको हम स्टेल्थ स्कैन भी कहते हैं, हाफ ओपन स्कैन भी कहते हैं। हाफ ओपन स्कैन इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ जो है ना सिन और एक्नॉलेजमेंट तक आके, ये जो दूसरा सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट तक आके यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है, ये कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे हैंडशेक कभी भी कंप्लीट नहीं होता। और क्योंकि हैंडशेक कंप्लीट नहीं होता तो इसलिए जो है आपके मोस्ट ऑफ द टाइम फायरवॉल्स, IPS IDS इसको लॉक करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो उन कनेक्शंस को ट्रैक कर रहे होते हैं जो कि सक्सेसफुल हैंडशेक के बाद बन रहे होते हैं। जब हैंडशेक कंप्लीट नहीं होता तो वो ये मतलब कहते हैं कि यार जब हैंडशेक ही नहीं कंप्लीट हुआ तो कनेक्शन या कम्युनिकेशन कहाँ से इनिशिएट होगी। ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसको स्टेल्थ स्कैन कहते हैं कि nmap इस टेक्निक को यूज़ करता है, हाफ ओपन स्कैन करता है, सिर्फ सिन की बिट सेट करके भेजता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है और फिर कनेक्शन को रीसेट कर देता है। रिस्पॉन्स से उसको ये पता चल जाता है कि जी पोर्ट ओपन है। ये थी इसकी थ्योरी। ठीक हो गया।
अब -ST ये जो दूसरा वाला फ्लैग यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये क्या होता है, ये बेसिकली TCP कनेक्ट स्कैन कहलाता है। ऊपर वाले स्कैन में सिर्फ हाफ ओपन स्कैन था, यहाँ पे ये 3 वे हैंडशेक पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब सिन सिन एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी और उसके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी। ये तीनों जो स्टेप्स हैं, तीनों 3 वे हैंडशेक, तीनों वो कंप्लीट हो जाते हैं और हर पोर्ट पे इसी तरह से जाके सेशन इनिशिएट होता है। पोर्ट चेक होती है इधर के वो ओपन है या क्लोज है। और बेसिकली TCP कनेक्ट स्कैन में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये फायरवॉल्स इसको इजीली ट्रैक कर लेती हैं, वरना जो है रिलायबिलिटी TCP कनेक्ट स्कैन की सबसे ज़्यादा है, लेकिन फायरवॉल्स इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। स्टेल्थ स्कैन को फायरवॉल्स डिटेक्ट नहीं कर पाते, ये फायरवॉल अवेट कर जाता है। कुछ स्पेशलाइज्ड फायरवॉल्स आते हैं वो स्टेल्थ स्कैन को भी पकड़ लेते हैं, बट स्टिल जो है मतलब मेरा फेवरेट स्कैन है -SS स्टेल्थ स्कैन। फिर एक आता है हमारे पास UDP स्कैन जिसका फ्लैग है -SU, यू कैपिटल एस स्मॉल। ठीक हो गया, ये UDP पोर्ट्स वगैरह स्कैन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हम एक कहते हैं एक्स मास स्कैन जिसको हम -SX से डोनेट करते हैं। ये 3 फ्लैग्स को 3 बिट्स को बेसिकली जो है ना मैनिपुलेट करता है, फिन, अर्जेंट और पुश्ड अप। ये तीनों बिट्स क्या होती हैं, क्या करती हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग जाके CCNA का लेक्चर देखें, वहाँ जाके आप लोगों को ये पता चलेगा। तो इन 3 बिट्स को मैनिपुलेट करते हुए ये जो है इस क्राफ्टेड पैकेट्स भेजता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करता है। -O हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एन्यूमरेट करने के लिए। -S हम स्पूफ IP स्पूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जब फायरवॉल्स कुछ IPs को ब्लैकलिस्ट कर देता है, या जो IPS या IDS होते हैं वो IPs को IPS बेसिकली करता है ये कि कुछ IP एड्रेसेस को, उसके बाद डेटाबेस मेंटेन होता है, उनको वो IP एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर देता है कि यार ये IP एड्रेसेस जो है ना ये मतलब आर ऑलवेज यूज्ड फॉर स्कैनिंग पर्पस। तो अटैकर क्या कर सकता है कि Nmap को यूज करते हुए IP एड्रेस को स्पूफ कर लेता है। IP एड्रेस जब स्पूफ हो जाता है तो फायरवॉल के पास जो IP आता है वो स्पूफ्ड आता है और फायरवॉल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आया कि ये वही IP है या ये मतलब स्पूफ्ड IP है। अच्छा, यहाँ पे हमारा काली पे मैं आ जाता हूँ, यूज़र नेटवर्क मिरर चलें। ओके, यस, HTTP प्रॉक्सी इज ब्लैंक। और अच्छा, तो ये हो गया IP स्पूफिंग। फिर इंटरफेस को हम किस तरह से टैग करते हैं, स्पूफ करने के लिए हमें इंटरफेस भी बताना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर इंटरफेस से स्पूफ करना है, तो हम नेटवर्क इंटरफेस बता देते हैं। फिर -F लिस्ट इंटरफेस को लिस्ट करने के लिए यूज़ होता है, ये मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। -T हम -T से टाइम को डिनोट करते हैं कि मतलब हमें किस स्कैन की जो है टाइमिंग किस तरह से रखनी है, एग्रेसिव स्कैन करना है या स्लो स्कैन करना है। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जब कोई भी अटैकर या आप किसी मशीन को स्कैन करने की कोशिश करते हैं और बीच में कोई IPS या IDS होता है, तो वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। जो जो स्कैन चलता है ना, इसके कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स बन रहे होते हैं। क्यों पैटर्न कैसे बन रहे होते हैं कि 1 से लेके जो है 65,535 जितनी भी पोर्ट्स होते हैं, 65,000 समथिंग जितनी पोर्ट्स होती हैं, इन पे बारी बारी रिक्वेस्ट जारी होती है। तो फायरवॉल इसको कैच कर लेता है कि नहीं ये कोई, दिस इज सम नॉट समथिंग जो कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो उस एबनॉर्मल एक्टिविटी को वो ब्लॉक कर देता है। जब हम टाइम डिफाइन कर देते हैं तो उसमें उन जो स्कैनिंग होती है उसके अंदर डिलेज आना शुरू हो जाते हैं। Nmap खुद ही थ्रॉटलिंग करना स्टार्ट कर देता है। एक पोर्ट स्कैन करता है, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम का डिले ऐड करता है, देन अगली पोर्ट पे जाता है, या एक रिक्वेस्ट भेजता है, डिले देता है, फिर अगली रिक्वेस्ट भेजता है। तो इससे होता यह है कि फायरवॉल जो है इसको डिटेक्ट उस तरह से नहीं कर पाती कि मतलब वो एक पैटर्न जो कि बनना होता है वो नहीं बन पाता। तो -T के साथ हम 5 4 3 2 1 0 इस तरह से नंबर्स दे सकते हैं। -T5 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फास्ट स्कैनिंग होगी। -T4 जितना हम नंबर नीचे आते जाएंगे स्कैनिंग उतनी स्लो होती जाएगी और डिले उतना बढ़ता जाएगा। माइनस मैक स्पूफ या मैक स्पूफिंग के लिए यूज़ करते हैं ये वाला फ्लैग। अच्छा, -P इसके बाद हम पोर्ट दे देते हैं जो हमें, या कोई रेंज ऑफ पोर्ट्स दे देते हैं जो हमें स्कैन करनी होती है। -P माइनस हम जब देते हैं तो जितनी भी 65,000 समथिंग पोर्ट्स होती हैं वो सारी स्कैन हो जाती हैं। और -SC इज़ यूज फॉर डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन, मतलब Nmap का जो स्क्रिप्टिंग इंजन है उसके अंदर जितने डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट पड़े होते हैं वो सब कुछ चला देता है। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन नहीं करना, आपको कोई अपना पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रन करना है,
तो आप माइनस माइनस स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो खैर ये मैंने बिल्कुल बहुत बेसिक बताया एनमैप के बारे में। एनमैप इससे बहुत बड़ी चीज़ है और इससे बहुत आगे है। मतलब इतना ज़्यादा एडवांस और इतने ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीप डिस्कवरिंग। इस लेक्चर को पढ़ के आप ये नहीं जज कर लीजिए कि जी हमने एनमैप पूरा पढ़ लिया और अब जो है ना एनमैप हमें 100% आता है। तो ये मैंने समझे कि 20% भी नहीं बताया, 30% भी नहीं बताया। बहुत मतलब मैंने आपको बेसिक्स ऑफ एनमैप बताई हैं। हम देखेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में, अगर जहाँ जितना एनमैप का यूज़ आ सकता होगा मैं आप लोग को करके भी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। और बाकी इसके अलावा मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग खुद भी जाके इसको एनमैप को डिस्कवर करें, एनमैप से स्कैनिंग करें, एनुमरेशन करने की कोशिश करें। एनमैप यूज़ करना इज़ नॉट अ बिग डील, मतलब डाउनलोड और इंस्टॉल करना इज़ नॉट अ बिग डील। जाएँ विंडोज़ की मशीन है तो डाउनलोड कर लें, काली की अगर वीएम बन गई है तो काली के ऊपर यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, इंस्टॉल ग्रब, ओके जी, ये काली पे मैंने ये कर दिया। डिवाइस मैनुअली ये वाली देता हूँ और ठीक हो गया, ये इंस्टॉलेशन फिर कंटिन्यू होती है। तो ये हो गया एनमैप। और एक और चीज़ जो कि मैं चाह रहा था बताना कि एनमैप में आप जाके ये खोलेंगे nmap.org, तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली बहुत सारी इनकी बेसिकली पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है प्रॉपर इन फॉर्म ऑफ चैप्टर। ये मैं अभी चैप्टर नंबर 5 पे हूँ, पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स। इसके अंदर क्या मैं बता रहा कि टीसीपी स्कैन क्या होता है, सिन स्कैन क्या होता है, स्टेल्थ स्कैन क्यों कहते हैं इसे, इसके मतलब रिक्वेस्ट का फॉर्मेट किस तरह से होता है और किस तरह से जाती है रिक्वेस्ट। तो ये देखें, ये मैं खुद यहाँ से पढ़ता हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग भी जाके एनमैप को यहाँ से मज़ीद डिस्कवर करने की कोशिश करें, रादर देन जस्ट रिलाइंग ऑन योर ट्रेनर या ऑन रिलाइंग ऑन दी अदर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। एनमैप की अपनी वेबसाइट पे जाएं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सादा अल्फाज में लिखा हुआ है एनमैप की रिक्वेस्ट क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर एक पोर्ट नंबर 22 के ऊपर सिंध स्कैन करना है, स्टेल्थ स्कैन की बात कर रहा हूँ, तो सिंध का पैकेट, सिंध की बिट इसने वन सेट करी, जो कि टीसीपी हेडर होता है उसमें सिंध की बिट वन सेट करी और सेंड कर दी टारगेट कंप्यूटर को, टारगेट मशीन को। टारगेट मशीन के ऊपर वो पोर्ट ओपन थी, उसने रिस्पॉन्ड करा ठीक है जी पोर्ट नंबर 22 इज ओपन फॉर कनेक्शन, और इसने सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ठीक है जी आई वांट टू टॉक टू यू, और ये रही मेरी एक्नॉलेजमेंट। फिर क्या हुआ कि जो अटैकर की जो मशीन थी उसने रिसेट की, बिट सेट करी और उसने भेज दिया कि नहीं जी आपने मुझे तो कनेक्ट नहीं करना, और इस रिक्वेस्ट को, इस कनेक्शन को यहीं पे डिस्कार्ड कर दें। तो दिस इज हाउ जो है सिन स्कैन या स्टेल्थ स्कैन वर्क्स। और क्योंकि ये सक्सेसफुल 3 वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए जो है फायरवॉल्स या आईपीएस आईडीएस इसको लॉग उस तरह से नहीं कर पाते हैं। और इन केस के अगर पोर्ट क्लोज है स्टेल्थ स्कैन में, तो क्या होता है कि 113 पे इसने रिक्वेस्ट भेजी सिन की बिट सेट करके, अगले टारगेट के, जो हमारा टारगेट था उस पर पोर्ट क्लोज थी, तो उसने खुद ही रिसेट की रिक्वेस्ट भेज बिट सेट करके भेज दी कि जी टारगेट पोर्ट इज क्लोज। तो ये लेंदी डॉक्यूमेंटेशन है nmap.org/book पे, और यहाँ आएँ, आके आप देखें, पढ़ें, और यहीं से इसी वेब से nmap डाउनलोड भी हो सकता है फॉर विंडोज़ एंड लिनक्स एज वेल। तो विंडोज़ वर्जन डाउनलोड करें, अपने विंडोज़ पे इसको यूज़ करें। मैं विंडोज़ पे भी यूज़ करता हूँ, लिनक्स पे भी यूज़ करता हूँ, और सो ऑन। और इंस्टॉलेशन लगता है कि कंप्लीट हो गई अपने फाइनल फेज़ में। तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा जब तक हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है, ये मैं आ जाता हूँ अपनी उबंटू पे, और यहाँ पे मैंने nmap का थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। तो nmap यूज़ करने के लिए, अच्छा एक चीज़ और, कि मैं जिस तरह से अपना शेल यूज़ करता हूँ मैं ये भी बता देता हूँ। मैं बेसिकली मैंने अपने पास टर्मिनेटर इंस्टॉल करा हुआ है। टर्मिनेटर इज़ अ काइंड ऑफ लिनक्स शेल, और इससे फ़ायदा ये होता है कि इंस्टॉल करना इज़ नॉट अ बिग डील। जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कर सकते हैं, और जो नहीं है उनके लिए सिंपल ये देखने भाई sudo apt इंस्टॉल टर्मिनेटर, टर्मिनेटर ये लिखेंगे, और इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसने मुझे बोल दिया इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टू द लेटेस्ट वर्जन।
और जिनके पास नहीं होगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपसे कुछ येस नो में ऑप्शन पूछेगा, आप उसको दे दीजिएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद करना क्या है आपने कि टर्मिनेटर जब आप खोलेंगे ना, तो आपके पास इस तरह का शेल आ जाएगा। इस शेल में खासियत ये है कि आप एट अ टाइम सिंगल स्क्रीन पे मल्टीपल अपने शेल्स खोल सकते हैं, शेल को स्प्लिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एट अ टाइम अगर 2 शेल ऑपरेट करने हैं, दोनों पे मुझे इनपुट लेनी है, तो मैं इस तरह से इसको अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर दूंगा, ये मेरा शेल स्प्लिट हो गया। अब मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मुझे अच्छी सी स्क्रीन पे स्पेस चाहिए ताकि मैं आप लोग को एन मैप दिखा सकूँ। एन मैप में सिंपल एन मैप लिखूंगा तो ये मेरे पास एन मैप का पूरा यूजेज आ गया कि एन मैप को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, मेरे पास साइट पे काली की भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो काली लिनक्स मेरे पास चल रही है, ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है ऑन अ वर्चुअल मशीन, और ये आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है। बाकी ये जब तक बूट होती है, मैं चाह रहा हूँ कि एन मैप थोड़ा सा बता के एंड करूँ। तो ये मेरे पास एन मैप का पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई, गाइड आ गई, हेल्प आ गई कि मैं एन मैप को किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। और बल्कि एक काम ये करते हैं कि काली को ट्यून कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये मेरी काली आ गई है। अच्छा जी, एक चीज़ हमारे पास कहलाती है VMware टूल्स, तो मैं अपनी काली लिनक्स पे VMware टूल्स इंस्टॉल कर लूँगा। तो तरीका क्या है, apt इंस्टॉल ओपन VM टूल्स डेस्कटॉप, ठीक हो गया। तो ये जब तक इंस्टॉल होता रहेगा, इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होगा कि अभी जैसे मेरे पास बहुत ही छोटी सी स्क्रीन आ रही है, तो मुझे मैनुअली इसका रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं VMware टूल्स इंस्टॉल कर लूँगा तो स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे होंगे। और इसके अलावा कॉपी पेस्ट विद इन एंड आउटसाइड द वर्चुअल मशीन, मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, एनवायरनमेंट मेरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो जो लोग वर्चुअलाइजेशन समझते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और जो नहीं समझते हैं, आई बिलीव कि आप वर्चुअलाइजेशन को भी थोड़ा सा समझेंगे, वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है, किस तरह से वर्कआउट करती है। तो ये VM टूल्स मैंने इंस्टॉलेशन पे लगा दिए। और बाकी जो है nmap पे वापस आ जाते हैं। और मैं क्या बता रहा था कि हाँ, अब एक बेसिक nmap स्कैन चला के देख लेते हैं। मैं ये देख लेता हूँ, मैं अपनी होस्टेड मशीन पे लगा लेता हूँ, IP कॉन्फ़िग देख लेता हूँ क्या आ रही है, 0.106, ठीक हो गया। तो मैं अपनी उबंटू की मशीन से अपनी इस विंडोज़ 10 की मशीन को, जो कि बाहर वाली मशीन है, इसको nmap से स्कैन करने की कोशिश करूँगा। तो कि मैं क्या करूँगा, nmap -S कैपिटल S स्टेल्थ स्कैन, और ऑपरेटिंग सिस्टम एनिमेशन के लिए -O, और कुछ पोर्ट्स मैं इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 445 137 138 139 3389। इन पोर्ट्स के ऊपर मुझे स्कैन करना है कि ये ओपन है या क्लोज है। और देन मेरा IP 192.168.0.106, और ठीक है। अच्छा, मुझे इसको सूडो करना पड़ेगा, और ये स्कैन स्टार्ट हो गया। और ये स्कैन होने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ गया। इसने बता दिया 137 इज़ ओपन बट फिल्टर्ड, 138 इज़ ओपन फिल्टर्ड, 139 इज़ ओपन, 445 इज़ ओपन, और 3389 इज़ ओपन बट फिल्टर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद इसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसने मुझे क्या कहा कि OS स्कैन रिजल्ट्स में बी अनरिलायबल। और इसने जो OS गैस करा, इसमें इसने बोला कि विस्टा 90% इसको लग रहा है, विंडोज सर्वर 2008-7 या विस्टा 90%, सिस्को एम्बेड 85%, और सो ऑन। तो ये इसने मेरा OS गैस करने की कोशिश करी है, बट इसने मुझे अल्टीमेटली
ये बता दिया कि ओएस जो इसको मेरा लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, विंडोज़ मशीन लग रही है। विंडोज़ मशीन के ऊपर इसने 90% मुझे गैस करा है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से -P हटा दूँ और सिर्फ स्टेल्थ स्कैन इस तरह से दूँ, तो ये मेरे पास इससे ज़्यादा जो भी स्टैंडर्ड पोर्ट्स होती हैं उनको जाके स्कैन करेगा, वो मेरे पास लेके आ जाएगा। आई थिंक मुझसे कोई की प्रेस हो गई। ओके, मैंने वापस स्कैन लगाया और अब की दफ़ा मैंने जो पोर्ट्स, सेलेक्टिव पोर्ट्स दी थी, वो मैंने हटा के मैंने पोर्ट्स का ऑप्शन ही हटा दिया, पोर्ट्स का जो फ्लैग है वही हटा दिया। और अब इसने मुझे तमाम पोर्ट्स के ऊपर, जो कि स्टैंडर्ड पोर्ट्स थी, इसने तमाम पोर्ट्स के ऊपर गया है और इसने स्कैन करके मुझे बता दिया। ठीक हो गया। सिस्टम का मैक इसने मुझे बता दिया। अगेन ओएस गैस करने की कोशिश करी है और जो है ओएस में इसने मुझे एक्सपी कहा, रनिंग जस्ट गैसिंग, मतलब ये इसने बताया कि ये सिर्फ गैस कर रहा है, तुक्का मार रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये गलत बता रहा है। फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव हम उसे कहते हैं कि जो कि चांसेस होते हैं कि ये वाली फाइंडिंग जो है या ये वाली वल्नरेबिलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, बट कुछ बेस्ड ऑन द ट्रेसेस कि ये शायद इस तरह से हो। तो एक चीज़ इसने सही बता दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसने माइक्रोसॉफ्ट का गैस करा है और लिनक्स का गैस नहीं करा। तो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द मशीन ये गैस कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम कि अगर अच्छा इस तरह से पैटर्न में रिस्पॉन्स आ रहा है तो माइट भी पॉसिबल लिनक्स होगी, लिनक्स का फलाना उबंटू का कर्नल हो सकता है, सो ऑन। ठीक हो गया। तो और हम nmap में क्या कर सकते हैं कि मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को स्पूफिंग दिखाऊं थोड़ा सा। IF लिस्ट, हमने IF लिस्ट का फ्लैग पढ़ा था कि ये IF लिस्ट क्या करता है, आपके तमाम इंटरफेसेस लिस्ट करा देता है जो कि आपकी मशीन के ऊपर रन हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे जो चल रहा है ENS38 इंटरफेस का नाम है और इसके ऊपर ये वाला नेटवर्क चल रहा है 192.168.0.0 का। तो मैं बेसिकली ये वाला इंटरफेस यूज़ करते हुए स्पूफिंग करूँगा और इसी आईपी को स्कैन करूँगा 192.168.0.106, जो कि मेरी ये बाहर मशीन है। तो उसका क्या तरीका होगा कि वो स्कैन हम कैसे कर सकते हैं। nmap -ss और -p 445 -e इंटरफेस मुझे देना पड़ेगा ENS38 -s। अब ये मैं कैसे देखें, मैं यूज़ करता रहता हूँ तो मुझे ये याद हो गए, बट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको पावर पॉइंट में भी बताया था कि स्पूफिंग का फ्लैग क्या होता है। एक मिनट, पावर पॉइंट पे बाद में आता हूँ। रीस्टार्ट सर्विस विदाउट आस्किंग, यस ठीक है कर दो। मैंने आप लोग को यहाँ पे पावर पॉइंट में भी बताया था कि स्पूफिंग के लिए ये -s का फ्लैग हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पे भी अगर आप देखें फायरवॉल इवेजन्स में कहीं आना चाहिए, ये फायरवॉल IDS इवेजन एंड स्पूफिंग, ये -s उसके बाद IP। ठीक हो गया। तो मैं स्पूफिंग के लिए क्या करूँगा, -s। अब मुझे स्पूफ्ड IP कौन सा यूज़ करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 192.168 डॉट, या बल्कि मैं बिल्कुल ही 10.1.1.1 या 1.3 ये वाला स्पूफ IP यूज़ करता हूँ। किस IP को स्कैन करना चाह रहा हूँ, 192.168.0.103। और कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा, ठीक है। सूडो एंटर। अच्छा जी, ये स्टार्ट कर दिया इसने और यहाँ पे मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये देखा आपने, स्क्रीन खुद एडजस्ट होगी। हाँ जी, यहाँ पे आपने देखा इसने मुझे क्या बताया, स्टेल्थ स्कैन इसने कर लिया और इसने मुझे बता दिया कि भाई पोर्ट 445 जो है इज़ ओपन, मतलब पोर्ट ओपन इसने मुझे स्कैन करके बता दी। और अगर मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, ये मैं बल्कि मैं एक और चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ। ये मैं आ गया, वाई शार्क मैंने खोला
अभी मैं जो स्कैनिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी ये उबंटू की जो मेरी मशीन है, ये कहाँ गई उबंटू की मशीन, इस मशीन से मैं अपनी विंडोज़ 10 की मशीन को, जो बाहर वाली मशीन है, इसको स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंड मी लेटर। और मेरा जो इंटरफेस है वो वायरलेस कार्ड है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे देखें वायरलेस नेटवर्क पे कनेक्टेड हूँ। ठीक हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके स्कैन लगा देता हूँ। स्कैन शुरू हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ना, वायर शार्क में इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही, इनमें आ रही होगी ये यही वाली रिक्वेस्ट, ये जो मैंने स्टेल्थ स्कैन यहाँ से स्पूफ्ड आईपी के थ्रू चला है, वो यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा। तो मैं किस तरह से इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ कि हमारे मेरे पास एक फ़िल्टर होता है वायर शार्क में, मैं फ़िल्टर्स यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो वो मैं एक फ़िल्टर यूज़ करूँगा, और ये जो पूरा फ़िल्टर है ये इस तरह से, ब्रैकेट ओपन IP डॉट सोर्स SRC इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगा। मैंने IP क्या यूज़ करा था, 10.0.0. आई बिलीव 3, ये यूज़ करा था शायद। एंटर। और देखते हैं यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो गया। IP क्या था, सॉरी 10.1.1.3 था, सॉरी IP गलत था, 1.1.3। ये आ गई मेरे पास, ये सोर्स था और ये डेस्टिनेशन। ठीक हो गया। इस पे मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कौन सी पोर्ट पे, 445 के ऊपर, 445 के ऊपर रिक्वेस्ट आई थी। और ये यहाँ पे मुझे इन्फो में बता रहा है कि रिक्वेस्ट क्या थी, सिन की, SYN, और सीक्वेंस क्या था, 0। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, डेस्टिनेशन पोर्ट 445। क्यों पोर्ट 445 क्यों थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ पोर्ट 445 को स्कैन करा था। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि 445 के साथ 3389 भी देने की कोशिश करता हूँ, और मैंने एंटर करा। और यहाँ पे अब, क्योंकि मैंने फ़िल्टर ये लगाया हुआ है, ये आना शुरू हो गया। 3389 पे सिन की रिक्वेस्ट आ रही है, SYN की। 445 पे ये आ रही है। तो ये मेरे पास कहाँ से आ रही है, सोर्स एड्रेस मेरे पास क्या आ रहा है, 10.1.1.3। ये स्पूफ्ड एड्रेस है। टेक्निकली ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं आप लोगों को अपने इस मशीन का IP एड्रेस दिखाऊं, IF कॉन्फ़िग, तो ये देखें इसका IP क्या है, 192.168.0.108, और ये दूसरा लूप बैक इंटरफेस है। ठीक है, इसका एक्चुअल IP ये है, लेकिन मैं स्पूफ IP क्या भेज रहा हूँ इसको, ये वाला स्पूफ IP भेज रहा हूँ, और इस इंटरफेस के थ्रू ये भेजा। इंटरफेस मुझे कैसे पता चला, मैंने क्या करा, nmap माइनस माइनस IF लिस्ट करा, तो इसने मुझे तमाम रनिंग इंटरफेसेस बता दिया। अब मुझे किस इंटरफेस से स्पूफ्ड पैकेट बाहर निकालना है, जो कि मेरा क्राफ्टेड स्पूफ्ड पैकेट है, वो मैंने इसको बता दिया कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल ये ENS38 से निकालना है, ये वाला स्पूफ्ड इंटरफेस मैंने यूज़ करना है, ये वाला इंटरफेस यूज़ करना है स्पूफिंग के लिए, IP स्पूफिंग के लिए। तो IP स्पूफिंग हो गई हमारी, क्या कि मैंने पहले 445 पे भेजा, वो आ गई। उसके बाद फिर मैंने 3389 पे भेजा, और वापस एक 445 पोर्ट ऐड करा दी। तो इसने मुझे क्या दिखाया कि भाई इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे, ये मेरी वो मशीन है जिसके ऊपर मैंने स्कैनिंग करी थी, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे इन पोर्ट्स पे रिक्वेस्ट आई है। और कौन सी रिक्वेस्ट आई है, सिर्फ सिन रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि मैंने स्टेल्थ स्कैन करा था, हाफ ओपन स्कैन करा था। अच्छा जी, वापस काली लिनक्स पे, काली लिनक्स पे मैं एक चीज़ और इंस्टॉल कर लेता हूँ, apt इंस्टॉल टर्मिनेटर। टर्मिनेटर वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी थी, और यस, छोटा सा पैकेज है, जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा होपफुली। और तो हमने अभी nmap के ऊपर बात करी। nmap पे मैंने आप लोगों को IP स्पूफिंग बताई, पोर्ट स्कैनिंग बताई, स्टेल्थ स्कैन बताया, और जो है बाकी nmap को, nmap का एक दफ़ा मैं GUI भी दिखा देता हूँ। ये जो मैंने विंडोज़ पे इंस्टॉल करा हुआ है, ये है nmap का GUI, ये। और बाकी जो है इसको यूज़ करना इज़ नॉट अ बिग डील। IP यहाँ पे आ जाएगा 192.168.103 फॉर एग्जांपल।
इंटेंस स्कैन प्लस ऑल टीसीपी पोर्ट, तो ये ख़ुद ही इसने कमांड्स यहाँ पे सेट कर दी और आप स्कैन लगा दें तो ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर में देख लेंगे यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आते हैं। और ये इंस्टॉल हो गई है काली। अच्छा, अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी काली लिनक्स को फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ और ये मेरे पास काली लिनक्स फुल स्क्रीन पे आ गई। अच्छा, अब हुआ ये है कि मैंने काली लिनक्स अपने हिसाब से सेट तो कर दी, ठीक है। टर्मिनेटर खोल लिया ये मैंने, और जो जैसा कि मैं बता रहा था कि टर्मिनेटर से क्या होता है कि आप अपनी शेल को जो है ना स्प्लिट कर सकते हैं एट अ टाइम। आप मल्टीपल शेल से अगर आपको फीड्स लेनी है, मल्टीपल कमांड्स रन करनी है और मल्टीपल स्क्रीन्स देखनी है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, आसानी होती है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आई एफ कॉन्फिग, क्या मुझे ये वाला आईपी मिला हुआ है और इस जगह पे एपीटी अपडेट, मैं अपनी लिनक्स को अब अपडेट कर देता हूँ और कोई चीज़ मैं मिस तो नहीं कर रहा। ओके, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी, नेट डिस्कवर। ये देख रहे हैं टूल्स सारे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, सारे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये सारे टूल्स इसमें हैं, ठीक है। एन नेट डिस्कवर भी है इसमें, एन मैप भी है बाय डिफ़ॉल्ट, ये एन मैप आ गया। और मेटास्प्लॉइट खोलने का क्या तरीका है, मेटास्प्लॉइट रन करने का, एम एस एफ कंसोल। ये एम एस एफ कंसोल में रन करूँगा तो मेरे पास मेटास्प्लॉइट आ जाएगा। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बंद कर देता हूँ ऊपर वाला से। अच्छा, ये यहाँ पे इसने मुझे ये एम एस एफ कंसोल आ गया मेरे पास और वर्जन 4.1.17 है मेरे पास यहाँ पे, और 1817 एक्सप्लॉइट्स और इतने पे 539 पे लोड्स। तो एम एस एफ कंसोल इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम ओपन कर सकते हैं। बाकी जो है एम एस एफ कंसोल पे भी जिस तरह मैंने एन मैप पे प्रॉपर स्लाइड्स बनाई थी कि एन मैप हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस तरह मैं एम एस एफ कंसोल पे भी मेटास्प्लॉइट के ऊपर भी एक प्रॉपर स्लाइड्स बनाऊंगा अगले लेक्चर्स में, इन कमिंग लेक्चर्स। और बाकी ये कि ये इसने मुझे अपडेट चला दी मैंने, इसने मुझे बता दिया कि भाई 1321 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। और अब मैं जो है ना इसको एपीटी फुल अपग्रेड अपग्रेड और इसको मैं चला के छोड़ दूंगा। अब ये ऑलमोस्ट 1700 के आसपास, 1700 MB के आसपास की अपडेट है, 1724 MB। तो ये मैं चला देता हूँ और ये जब कंप्लीट होगी तो एक दफ़ा मैं मशीन को अपनी रिबूट कर लूँगा। और आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी देर में हो जाएगी क्योंकि मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा स्लो हुआ है और आधा घंटा कह रहा है, 26 मिनट। तो बट आई एम नॉट श्योर कि वाकई कितनी देर में होगी, आधे से 1 घंटे में हो जाएगी, 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा। तो जब ये अपडेट हो जाएगी तो मेरी काली लिनक्स के जितने भी टूल्स हैं वो अपडेट हो चुके होंगे, इंक्लूडिंग मेटास्प्लॉइट, एनमैप, वायरशार्क और जितने भी टूल्स हो सकते हैं वो सब इसमें अपडेट हो जाएंगे। और जो है, हाँ एक और चीज़ कि जो मैं वायरशार्क आप लोग को बता रहा था, आज मैं आप लोगों को जो टूल्स के बारे में बता रहा था, यहाँ पे हमने टूल्स के ऊपर बात करी थी, तो मैंने इसमें वायरशार्क का कैनेबल का ये नाम लेना मैं भूल गया था क्योंकि मैंने कहा था कि जो टूल्स मेरे जहन में एट दैट टाइम थे जब मैं ये स्लाइड बना रहा था वो मैंने सारे लिस्ट कर दिए थे। हो सकता है कि इनमें कुछ टूल्स मज़ीद ऐड हो जाएं, जैसे जैसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, लैब्स करेंगे, तो टूल्स का इनमें इजाफा भी हो सकता है। और वायरशार्क को कैनेबल में ऐड करना भूल गया था, तो हम अपनी लैब में किसी दिन वायरशार्क भी करेंगे, कैनेबल भी यूज़ करेंगे स्पूफिंग के लिए। जब हम स्पूफिंग वगैरह पे जाएंगे, स्निफिंग पे जाएंगे, मैन इन द मिडल अटैक करेंगे, तो हम इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी वायरशार्क एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज़ करना आई बिलीव के सबको पता ही होगा और कभी ना कभी सबने यूज़ करा होगा अपनी लाइफ में, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो कि हार्ड कोर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं और इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा उन्हें हैंड्स ऑन होता है। तो ये है। और मीनवाइल ये जो मेरी काली लिनक्स पे अपडेट चल रही है ये चलती रहेगी, तकरीबन 2 घंटा लगेगा। इसके बाद बस एक दफ़ा सिस्टम ने रिबूट होना है और फिर मेरी काली लिनक्स बिल्कुल फ्रेश
इंस्टॉल्ड और ट्यून्ड वर्जन में मेरे पास आ जाएगी। और फिर मैं जब भी शेल यूज़ करूँगा, शेल पे टर्मिनेटर खोलूँगा और टर्मिनेटर यूज़ करूँगा। तो मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि टर्मिनेटर में अपनी स्क्रीन अपने शेल को किस तरह से स्प्लिट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट पेंटेस्ट लैब में जो क्विक पेंटेस्ट लैब करी थी उसमें मैंने सिर्फ टर्मिनेटर यूज़ करा था। उसको नहीं बताया था कि मैं स्प्लिट स्क्रीन मैंने किस तरह से करी हुई है, शेल को किस तरह से स्प्लिट करा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से करा हुआ होगा। तो इस तरह से करा था। और मीनवाइल जो है आज के लिए बस इतना ही। अपडेट होती है मेरी काली लिनक्स, तो मेरी भी वर्चुअल मशीन रेडी होगी काली की। आप लोग भी रेडी कर लें, क्योंकि अभी हमने काफ़ी हार्ड कोर पेन टेस्टिंग की तरफ जाना है। और टिल देन अगर कोई सवालात हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे लिंक्डइन के ऊपर सेंड कर सकते हैं। मेक श्योर कि उर्दू IT अकेडमी का मैं हर क्लास में कहता हूँ कि आप हर लेक्चर के एंड में यही बोल रहा होता हूँ कि हमारा फ़ैन पेज लाइक करें, हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और स्प्रेड इट टू द पीपल अराउंड यू जो कि टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, IT के स्टूडेंट्स हैं, नेटवर्किंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोग्रामिंग या सिक्योरिटी में जिनका ताल्लुक रहता है और वो लर्नर्स हैं। तो हेल्प दिस कम्युनिटी टू ग्रो। और फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।